हेलो फ्रेंड्स। आज हम मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र की एक का नया वीडियो लेकर आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमपीपीएससी मेंस के लिए। एमपीपीएससी मेंस लगातार आप 2014 से देखेंगे तो आपको किसी न किसी रूप में यह प्रश्न दिखाई देगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। बहुत इजी है। अगर आपने एक या दो बार मैप में इसको ड्रॉ करके याद करने की कोशिश की तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कृषि के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो सभी हम जानते हैं कि जो हमारा भारत और भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश जो है कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ का की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कृषि का है, और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यहाँ की जनता कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। यहाँ पर देखें तो हम 79% के लगभग 79% के लगभग लोग कृषि पर निर्भर हैं, और 49% भाग पर यहाँ कृषि की जाती है। तो अगर अब हम देखें कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोग कितना निर्भर हैं, तो 75 से 79% जनसंख्या परोक्ष रूप से कृषि पर रोजगार है, डिपेंडेंट है, और 62% के लगभग 60 से 62% के लगभग वह प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है कृषि पर। किंतु मध्य प्रदेश की कृषि उन्नत अवस्था में नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जो अभी आपको ये टॉपिक अगर एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। अगर पूछा जाता है समस्याएं तो फिर आप उसके उन्नत अवस्था क्यों नहीं उसके कारण लिखेंगे। और उसमें कुछ और भी पॉइंट्स है जो हम देख रहे हैं, जैसे कृषि वृद्धि दर 25.81% है। जीडीपी में योगदान लगभग 28% से ज़्यादा है। और जब हम कृषि की बात करते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, छोटी जोत, सीमांत जोत। सो जो 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है उसे छोटी जोत कहा जाता है, और 1 हेक्टेयर से जो कम होती है उसे सीमांत जोत कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ और जानकारियाँ जो हमने मध्य प्रदेश की साइट से ली है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इसमें 7 प्रकार की मृदा, 11 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र एवं 5 फसलीय क्षेत्रों का उपलब्ध होना सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है। अब ये जो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र की बात की जा रही, तो हमारी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमारे मध्य प्रदेश की कृषि की अवस्था को देखते हुए यह प्रयास किए गए कि अब इन्हें कुछ इस तरह से क्षेत्रों में बांटा जाए ताकि इनके विकास पर ध्यान दिया जाए। तो उस पंचवर्षीय योजना में कृषि जलवायु क्षेत्र को 11 भागों में विभाजित किया। इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी जो 11 जलवायु क्षेत्र हैं उनमें छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग लिखा हुआ आता है। तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य हैं, किंतु जब इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था और जब ये क्षेत्र बनाए गए थे तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक रूप में मध्य प्रदेश के रूप में जाने जाते थे। इसी कारण आज भी वो जो दोनों क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश में बोले जाते हैं और छत्तीसगढ़ के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। साथ ही हम देखें कि उगने वाली फसलों में भी बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन उसमें जो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है आज भी उसमें इसी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध है, तो हमें वही लिखना है। फिर कुछ और जानकारी है, जैसे नरसिंहपुर की जो भूमि है वो एशिया भर में सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। यह जिला समृद्ध कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कृषि उत्पादन होता है, यहाँ के किसान आप देखेंगे तो बहुत अच्छा फसल उत्पादन करते हैं, इसलिए इसे समृद्ध कृषि उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ कुल उपलब्ध फसल क्षेत्र का 55% खरीफ मौसम में और 45% रबी मौसम में बुआई की जाती है, और बहुफसलीय क्षेत्र कुल उपलब्ध कृषि भूमि का 30% है। कुछ भूमि ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, तो वो कितने प्रतिशत है? 30%। खरीफ की फसलें 55% और रबी की फसलें 45% तक इस मौसम में बुआई की जाती है। मध्य प्रदेश तिलहन एवं दलहन उत्पादन में शीर्ष पर है। अब इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, आप नेट पर जाके करंट डेटा भी ले सकते हैं, लेकिन आप देखें मध्य प्रदेश का तिलहन में योगदान सोयाबीन का सबसे ज़्यादा है, हम जानते हैं। दलहनों में भी मध्य प्रदेश का योगदान सर्वोच्च है, और हमारे यहाँ चना उत्पादन
देश में प्रथम राज्य चना उत्पादन में मध्य प्रदेश है, और दूसरी फसलों में कहीं पर इसका स्थान दूसरा एवं तीसरा है। तो हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है कृषि में। और मसाला उत्पादन भी यहाँ किया जाता है, जैसे धनिया, मटर और कुछ अन्य मसालों की भी यहाँ पर बुआई की जाती है। अब क्योंकि फसलों को उगाने के तरीके, तकनीक चेंज होती जा रही है, इसलिए बहुत सी नई नई फसलें, बगीचे फलों के, फूलों के भी उगाए जाते हैं। यहाँ पर जो आलू प्राप्त होता है वो चिप्स के लिए बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का होता है। तो यहाँ उगने वाले आलू जो यूज़ किए जाते हैं वो चिप्स प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब कुछ एक फसलें भी देख लें। ये सारे टॉपिक आपको प्री के में बहुत हेल्प में आएंगे, और जो वनडे एग्ज़ाम होती है, मेंस में आपको नंबर, शब्द की सीमा को देखते हुए इनमें से कुछ पॉइंट्स लेने हैं, जिससे आपका जो आंसर है वो रिच होता है, और आप कुछ डेटा डालते हैं तो दूसरों से उसके आंसर अलग होते हैं। इसके बाद वाला जो चीज़ है वो सभी लोग एक जैसा ही लिखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी क्रिएटिव करने जैसा नहीं, सब कुछ विभाजित है, हमको सिर्फ याद करके लिखना है। तो जो पहले आप भूमिका बनाएंगे वो उसका बहुत महत्व है, और साथ ही आप जब उपसंहार कंक्लूड करते हैं उससे आपकी मार्किंग एकदम बढ़ती है। बाकी बीच का एरिया तो 90% लोग याद करके एज इट इज़ लिख देते हैं। अब कुछ उद्यानिकी फसलें हैं। अनाज जैसे गेहूँ, ज्वार, मक्का। तिलहन दे रखा है, सोयाबीन, सरसों, अलसी। दलहन में चना, मसूर, तुअर। सब्जी में हरी मटर, गोभी, फूल गोभी, भिंडी, टमाटर, आलू, प्याज। फलों में आम, अमरूद, संतरा, केला, पपीता। मसालों में मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक, हल्दी। ये सारी उद्यानिकी फसलें हैं। ये आपसे व्यापम एग्ज़ाम में, MPPEB एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये मैप मध्य प्रदेश की जो साइट दे रखी है उससे हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन लिया है। इसमें इस मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। इस मैप को देखकर आप कोशिश कीजिए, मैप ड्रॉ करें और 11 क्षेत्रों में उसको विभाजित करें। हमने एक प्रयास किया है। ये देखिए, मध्य प्रदेश का एक मैप थोड़ा बड़ा बनाया बड़े पेज पर, और फिर उसको आप स्टार्ट करें मार्किंग करना। तो मार्किंग करने में हम देखते हैं कि सबसे पहला जो क्षेत्र है ना, 1 नंबर, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद वाला आप क्षेत्र देखेंगे तो ये है 2nd नंबर का छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र। फिर 3rd नंबर पे है, अब 3rd नंबर पे है, ये कहलाता है कैमूर सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। तो ये दोनों क्षेत्र एक साथ आते हैं, इसमें बीच में से थोड़ा जो हिस्सा है वो अलग चला जाता है, लेकिन ये कैमूर सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये 4 क्षेत्र हो गए, 3 क्षेत्र हो गए। पहला छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, नंबर 2 छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र, नंबर 3 कैमूर सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। अब हम आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 देखते ही समझ में आ रहा है, ये मध्य नर्मदा घाटी है, क्योंकि नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया है, तो ये मध्य नर्मदा घाटी है। फिर नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो यह है विंध्य पठारी प्रदेश। नंबर 6 इसको कहा जाता है ग्रिड या मध्य प्रदेश। तो अब हम फिर से कोशिश करते हैं। नंबर 1 छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, नंबर 2 उत्तरी पठारी क्षेत्र, नंबर 3 पे जो आएगा कैमूर सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, फिर नंबर 4 पे मध्य नर्मदा घाटी, नंबर 5 पे विंध्य पठारी प्रदेश, नंबर 6 पर ग्रिड प्रदेश। अब हम आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 वाला जो एरिया है वो कहलाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। नंबर 8 जो कहलाता है वो कहलाता है सतपुड़ा क्षेत्र। नंबर 9 मालवा का क्षेत्र। नंबर 10 जो कहलाता है निमाड़ का मैदान, और जो नंबर 11 है वो कहलाता है झाबुआ की पहाड़ियाँ। अब हम फिर से कोशिश करते हैं। नंबर 8 पे हमने क्या देखा, सतपुड़ा क्षेत्र। नंबर 9 पे मालवा का क्षेत्र। नंबर 10 पर हमने देखा निमाड़ का मैदान। नंबर 11 पर अगर हम देखते हैं तो क्या कहलाता है, झाबुआ की पहाड़ियाँ। नंबर 6 ग्रिड प्रदेश। नंबर 5 अगर हम देखें तो विंध्य पठारी प्रदेश। नंबर 4 मध्य नर्मदा घाटी। नंबर 7 पे अब हम आते हैं। नंबर 7 जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र। नंबर 3 जो है वो 2 भागों में कैमूर सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 जो है वो कहलाता है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी प्रदेश क्षेत्र।
और नंबर 1 पे जो है वो है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र। तो इस प्रकार आप एक ही क्रम में याद करें पहले और उसके बाद रेंडमली उनको रिकॉल करने की कोशिश करें, तो आप मैप को देख के इजीली बता सकते हो। और इसके पहले जिन्होंने जलवायु क्षेत्र या भौगोलिक विभाजन देखा है वो क्लियरली बता सकते हैं कि किस क्षेत्र का एरिया कौन सा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र तो हम याद कर ही चुके हैं। इन 11 नामों को आपको अच्छे से याद करना है। अगर 3 नंबर में केवल नाम लिखने के लिए आते हो तो 11 नाम लिखना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। नंबर 1 पे आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। इसमें जो फसल उगाई जाती है चावल। अब हम जब मैप में देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो एरिया है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, बालाघाट वाला जो एरिया है। तो यहाँ पर जो मिट्टी का प्रकार होता है वो मध्यम लाल पीली, वर्षा 1200 से 1600 मिलीमीटर, और जो क्षेत्र है वो है बालाघाट। आपको मैप सामने रखना है कॉपी में। आप किसी भी साइट से पढ़ते हैं, वीडियो को लेकर पढ़ते हैं, आप अपना मैप ड्रॉ कीजिए और साथ में उनको मार्क करते चलिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का उत्तर पहाड़ी क्षेत्र। इसकी फसल है वो भी चावल है। मिट्टी का जो प्रकार है लाल, पीली एवं मध्यम काली है। वर्षा जो होती है 1200 से 1600 मिलीमीटर होती है। क्षेत्र विस्तार जो है यहाँ इसका सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला। हमारे इस आंखों के सामने विजुअलाइजेशन होना चाहिए मैप का, तो हमको समझ में आता है बालाघाट का ऊपर वाला जो एरिया है वो कौन सा होगा। बघेलखंड के पठार वाला जो एरिया है तो उसमें सीधी, शहडोल, अनूपपुर और कुछ इधर नर्मदा का क्षेत्र भी आ जाएगा। अब 3rd नंबर पे आता है कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, जिसकी मुख्य फसल है चावल। मिट्टी का प्रकार है मध्यम काली, मिश्रित लाल, और वर्षा जो होती है 1000 से 1400 मिलीमीटर। क्षेत्र विस्तार है इसका रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, पन्ना। अब हम कहाँ पहुँच गए? ये हम पहुँच गए हैं बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था, तो वहाँ जो क्षेत्र कहलाएगा वो कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। इसमें कुछ हिस्सा नीचे का भी है, इसलिए आप देखेंगे कि दोनों जगह के क्षेत्र विस्तार आए हैं इसमें। नेक्स्ट है मध्य नर्मदा घाटी। मध्य नर्मदा घाटी की फसल है गेहूँ, जो सभी जानते हैं। होशंगाबाद आदि जो ज़िले हैं फेमस हैं गेहूँ के लिए। मिट्टी का प्रकार गहरी काली, वर्षा जो होती है 1200 से 1600 मिलीमीटर, और इसके क्षेत्र का जो विस्तार है हरदा, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर। आप इस वीडियो को पॉज कर करके लर्न करें, इसलिए जल्दी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझाने जैसी चीज़ें नहीं हैं। आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। नेक्स्ट है विंध्य पर्वत क्षेत्र। इसकी जो मुख्य फसल है वो गेहूँ। मिट्टी का प्रकार मध्यम व गहरी काली है। वर्षा जो है 1200 से 1400 मिलीमीटर है, और क्षेत्र जो है इसका विस्तार गुना, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, अशोकनगर और सागर। अब हम आते हैं अगले क्षेत्र पे। अगला क्षेत्र ग्रिड क्षेत्र कहलाता है, या इसको मध्य क्षेत्र भी कहा जाता है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है हमारे मध्य प्रदेश का। इसकी मुख्य फसल है गेहूँ एवं ज्वार। मिट्टी का प्रकार जलोढ़ मिट्टी है। हमें पता है कि मैदानी मिट्टी से नदियाँ बहते हुए हर बार नई मिट्टी लेकर आती है, तो यहाँ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। वर्षा जो होती है यहाँ पे 800 से 1000 मिलीमीटर होती है। क्षेत्र का विस्तार है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी। इसके बाद है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य फसल है गेहूँ और ज्वार। जो मिट्टी है यहाँ पर मिश्रित लाल व मध्यम काली है। वर्षा 800 से 1400 मिलीमीटर, और जो क्षेत्र का विस्तार है वो है टीकमगढ़, छतरपुर और दतिया। सतपुड़ा पठार मुख्य फसल गेहूँ और ज्वार है, और मिट्टी का प्रकार छिछली काली। आप काली में 3 प्रकार की मिट्टी देखेंगे। जो नर्मदा वाला क्षेत्र है उसमें गहरी काली, फिर थोड़ी ऊपर आएंगे तो साधारण गहरी काली, और इसमें यहाँ पर जो सतपुड़ा में वो छिछली काली है। वर्षा 1000 से 1200 मिलीमीटर, और इसका विस्तार है बैतूल और छिंदवाड़ा। मालवा का पठार जो फेमस है कपास और ज्वार के लिए। अब हम देखें यहाँ पर सोयाबीन का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जब पंचवर्षीय योजनाएं बनी तब हमारे यहाँ सोयाबीन इतना नहीं उगाया जाता था। अब इसकी फसल बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए अब हम जब देखते हैं तो हम सोयाबीन का नाम सबसे पहले लेते हैं इसमें। मिट्टी का प्रकार है मध्यम काली। वर्षा 800 से 1200 मिलीमीटर। क्षेत्र विस्तार है नीमच, मंदसौर, शाजापुर, ये धार आएगा यहाँ पर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास और बड़वानी। नेक्स्ट है निमाड़ मैदान।
निमाड़ मैदान में कपास और ज्वार होती है। मिट्टी यहाँ पर मध्यम काली है। वर्षा 800 से 1000 मिलीमीटर। क्षेत्र विस्तार है यहाँ का पूर्वी निमाड़, पश्चिम निमाड़ और बुरहानपुर। पूर्वी निमाड़, पश्चिम निमाड़ मतलब खरगोन, खंडवा, बड़वानी, ये सारे एरिए कहलाते हैं पूर्वी एवं पश्चिम निमाड़। अगला है झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। इसमें कपास और ज्वार उगाई जाती है। यहाँ की जो मिट्टी है मध्यम काली, हल्की हल्की छिछली होती है ये, और वर्षा जो होती है 800 से 1000 मिलीमीटर, और इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो है झाबुआ। तो आज हमने देखा 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अब आप जब इस आंसर को मेंस के हिसाब से लिखेंगे तो उसमें आप जब कंक्लूड करेंगे तो लिखेंगे कि मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती है और जलवायु भी अलग अलग है यहाँ की, इसीलिए इन्हें इतने भागों में विभाजित किया गया है। कृषि प्रमुख प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पर फसलों का उत्पादन इतना उच्च पैमाने पर नहीं किया जाता है, क्योंकि आज भी यहाँ के जो किसान हैं, तकनीक है वो उतनी उच्च क्वालिटी की नहीं है, और किसान अभी भी बहुत पुरानी जो परंपराएं चली जा रही उसी तरह से फसलों को बोने का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से आपको आंसर को कंक्लूड करना है। लास्ट में आप लिख सकते हैं, अगर कुछ प्रयास किए जाएं हमारी गवर्नमेंट द्वारा और किसानों द्वारा ट्रेनिंग लेकर फसलों के उत्पादन को बढ़ाने, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना और अन्य चीज़ों का प्रयोग अगर वो करते हैं तो मध्य प्रदेश कृषि में बहुत आगे जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार हमारे प्रदेश को मिल ही रहा है। आगे भी अगर इसी तरह से प्रयास होते हैं तो मध्य प्रदेश बहुत उच्च क्वालिटी की फसलों का उत्पादन कर सकता है। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। जब हम मेंस के लिए टॉपिक लेते हैं तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अपने फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। बीच का पार्ट जो है 11 जलवायु क्षेत्र एज इट इज़ हमें लिखने हैं, उसमें कोई क्रिएटिविटी शो नहीं कर सकते। आप मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, भूमिका अच्छे से लिख लिए और लास्ट में उसको कंक्लूड करना है आपको। ठीक है, समस्याओं के बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है। जब समस्याएं पूछी जाए तो आपको समस्याओं पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालना है। ठीक है, अभी हम कृषि पर निर्भर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हमको नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं बताने हैं। ओके, थैंक यू। आई होप ये आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हमें पता चले कि हमें इसमें कौन से चेंजेस करने हैं और आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। थैंक यू।